हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंडिया जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि कहीं हमारा शासनकाल ख़त्म ना हो जाए और हमें इंडिया छोड़ के जाना ना पड़े। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली और एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की 1885 में। उसके बाद की हिस्ट्री हम 3 काल में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा 1885 से 1905 का काल, जिसे उदारवादी काल कहते हैं। अगला होगा 1905 से 1915 का काल, जिसे चरमपंथी काल कहते हैं। और थर्ड वन इज 1915 से 1947 का काल, जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि पहले कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथ में थी, जो लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। वो अपनी मांगे अंग्रेजों को बताते, लेकिन अंग्रेज उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते थे और उन्हें किसी न किसी तरह से दबा देते थे। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, लेकिन 1905 में भारतीय भड़क गए, क्योंकि 1905 में जो अंग्रेजों का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके काल में अंग्रेजों ने किया बंगाल विभाजन। उन्होंने 2 हिस्सों में बंगाल को बांट दिया। बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। एक था पश्चिमी बंगाल और दूसरा था पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में उन्होंने सब हिंदुओं को रखा और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों को। उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो, इसलिए उन्होंने इस तरह से बंगाल का विभाजन किया। लेकिन भारतीयों को लगा कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए ये सब किया है, तो वो सब भड़क गए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ। तो प्रभावी हुआ ये 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को 16 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया और हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर धागे बांधे और इसीलिए इस दिन को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना गया। अब जानते हैं कि इस बंगाल विभाजन की घोषणा सबसे पहले किस न्यूज़पेपर ने छापी। तो कौन से न्यूज़पेपर ने छापी? संजीवनी न्यूज़पेपर ने, जिसके संपादक थे के मित्रा। कौन थे इसके संपादक? के मित्रा। उस टाइम पे ब्रिटेन के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन? एंड्रयू फ्रेजर। इन्हीं की अध्यक्षता में 1902 में एक आयोग बनाया गया, जिसको हम पुलिस आयोग कहते हैं और इसी को फ्रेजर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को कहा भारतीय अशांति के जनक। क्या कहा उन्होंने? भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। तभी तिलक जी ने भी गोखले को एक उपाधि दी जिसका नाम था भारत का हीरा, डायमंड ऑफ इंडिया। किसने दी? तिलक ने गोखले जी को क्या कहा? भारत का हीरा। दोस्तों, हम जानते हैं कि कांग्रेस में हर साल अधिवेशन होते थे 26, 23, 28 दिसंबर को। तो इसी में पहला उनका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में 1905 में, जिसके अध्यक्ष थे गोखले जी और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया? गोखले जी ने। और कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? बनारस में अधिवेशन था। उसके बाद तिलक जी ने कहा कि अगले अधिवेशन में अध्यक्ष मुझे बनाया जाए ताकि मैं अपने हिसाब से इसको चला सकूं। लेकिन गोखले जी ने इसका एक हल निकाला और उन्होंने कहा कि क्यों न दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तिलक जी मान गए और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और नौरोजी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जिन्होंने स्वराज का नारा दिया। तो स्वराज का नारा कब दिया गया? 1906 के कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन में। अगली बार फिर तिलक जी ने कहा कि इस बार तो पक्का अध्यक्ष मुझे ही बनाया जाना चाहिए। तो 1907 में नागपुर में कलकत्ता का अधिवेशन होना प्रस्तावित हुआ। कहा गया कि 1907 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जो कि तिलक जी का एरिया था और तिलक जी चाहते थे कि ये मेरा एरिया है और सब कुछ मेरे मन मुताबिक ही होगा। लेकिन गोखले जी ने फिर एक चाल चली और उन्होंने कहा कि ये अधिवेशन नागपुर के बजाय सूरत में होगा और उसके अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। और 1907 का अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसके अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। इससे तिलक जी बौखला गए और उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, अपनी मर्जी चला रहे हो। तो इसकी वजह से इसका परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो गुटों में बट गया। एक गुट था उदारवादी दल और दूसरा था चरमपंथी दल। उदारवादी दल को नरम दल भी कहते हैं और चरमपंथी को गरम दल। तो आइए हम जानते हैं इनके नेताओं के बारे में। उदारवादी दल में कौन कौन से नेता थे? गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब। उधर चरमपंथी दल के नेता थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। अरविंदो घोष ने भी क्रांतिकारी आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि तिलक जी के जेल जाने के बाद इन्होंने अपना एक आश्रम खोला और बहुत बार पूछा जाता है कि अरविंदो घोष का आश्रम कहाँ पे है, तो ये इनका आश्रम रहेगा पुंडुचेरी में। जैसा कि अंग्रेजों ने कहा कि तिलक जी भारत में अशांति फैला रहे हैं, उनके हिसाब से तिलक जी कैसे अशांति फैला रहे थे? उनके दो न्यूज़पेपर थे, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। इसी के आधार से ही लोगों में ये अपनी बात पहुंचा रहे थे। मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश भाषा का था और केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी भाषा का। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा न्यूज़पेपर था इंग्लिश में और केसरी था मराठी भाषा में। आइए हम आते हैं हम 1908 में। 1908 में क्या हुआ? अलीपुर षड्यंत्र केस। तो ये केस हुआ कहाँ पे हुआ? मुजफ्फरपुर में। और इसमें क्या हुआ? जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया और इसके अकॉर्डिंग किस किस को पकड़ा गया? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और अरविंदो घोष। प्रफुल्ल चाकी उन्होंने सोचा कि पुलिस के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं और पुलिस चाकी ने आत्महत्या कर ली। दूसरे थे खुदीराम बोस, जिन्हें फांसी दे दी गई। कहाँ पे हुई इन्हें फांसी? मुजफ्फरपुर में। ये सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले क्रांतिकारी थे, जिनकी उम्र थी 18 वर्ष और कुछ महीने। अगले थे अरविंदो घोष, जिन पर मुकदमा चलाया गया और बाद में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसा कि दोस्तों आपने सुना ही होगा, सती सावित्री ये कोई सच्ची घटना नहीं थी, ये एक कहानी थी। और इस कहानी के लेखक कौन थे? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने सती सावित्री नामक कहानी लिखी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने तिलक को बुलाया और तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 साल की सजा दे दी गई और इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। मांडले जेल कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। इन्होंने यहाँ बैठ के ये आराम नहीं किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। 1909 में इसी का बदला लेने के बारे में सोचा मदन लाल धिंगरा ने। उन्होंने सोचा कि इसका बदला तो लेना चाहिए। 1909 में वो लंदन गए लॉर्ड कर्जन को गोली मारने के लिए, लेकिन लॉर्ड कर्जन तो उस दिन आए ही नहीं और उस लॉर्ड कर्जन के सचिव जो कि थे लॉर्ड कर्नल वायली, उनको गोली लगी। किसने मारी थी? मदन लाल धिंगरा ने। कहाँ पे? लंदन में। किसको गोली लगी? लॉर्ड कर्जन के सचिव को, जिसका क्या नाम था? लॉर्ड कर्नल वायली। नेक्स्ट है दोस्तों 1910 में। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर भी फिर भी आपको पता होना चाहिए। ढाका षड्यंत्र केस। इसमें किस किस का नाम सामने आया? पुलिन बिहारी और आशुतोष गुप्ता।
फिर आते हैं हम दोस्तों 1911 में। अंग्रेजों ने सोचा कि ये सब इतने ड्रामे क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि बंगाल विभाजन की वजह से ये सब हो रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर बंगाल विभाजन ही इसकी जड़ है तो क्यों ना इस जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए, और उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला लिया। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे, होर्डिंग टू। और उसी टाइम एक घोषणा भी की गई 1911 में कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये घोषणा की गई है कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। और इसी टाइम पे 1911 में ही दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। चलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।